वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है एएनएस पाठशाला के आज के इस क्लास में। और जहां हम लोगों का टॉपिक है बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 1। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग आज कवर करेंगे। किस टॉपिक का? परंपरागत समाजशास्त्रीय चिंतन से। ठीक है, जहां हम लोग देखेंगे क्या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, जहां हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय विद्वानों ने किसे और क्यों समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया। यानी समाजशास्त्रीय विद्वान जो थे वे किसे और क्यों जो है समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किए। तो हमारा आंसर क्या है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने एक नवीन सामाजिक विज्ञान की कल्पना की और इस विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी रखा, जिसे बाद में बदलकर समाजशास्त्र कर दिया। विद्वानों ने इस गुरुमुख कार्य के लिए समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया। ठीक है, यानी समाजशास्त्र का पिता जो है अगस्त काम्टे जी को स्वीकार किया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? समाजशास्त्र विज्ञान की कल्पना की। ठीक है, किसका कल्पना किया? सामाजिक विज्ञान का कल्पना किया। और इस विज्ञान का नाम जो है उन्होंने क्या रखा? सामाजिक भौतिकी नाम रखा, और जिसे बदलकर बाद में समाजशास्त्र कर दिया। ठीक है, और इसी कार्य को लेकर विद्वानों ने इन्हें जो है समाजशास्त्र का पिता स्वीकार किया। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की। यानी समाजशास्त्र का जो है प्रथम पुस्तक कब और किसने प्रकाशित की, तो वो जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन 1873 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है समाजशास्त्र पर प्रथम पुस्तक प्रकाशित की। तो कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में हुई थी और 1873 में हुई थी। और किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र को जो है अमेरिकन विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की तुलना में अमेरिका में इन सब देशों से कहीं अधिक समाजशास्त्र का विकास हुआ। ठीक है, यानी जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि कई देशों के अलावा अमेरिका में जो है समाजशास्त्र का बहुत तेजी से विकास हुआ। ठीक है, अधिक विकास हुआ, इसलिए समाजशास्त्र को प्राय अमेरिकन विज्ञान कहा गया। ठीक है, इसी कारण से समाजशास्त्र को जो है अमेरिकन विज्ञान कहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना। क्या है? समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक है, समाजशास्त्र का जो है सर्वप्रथम पढ़ना लिखना कहाँ स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, तो वो है समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अध्यापन सन 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। और कब प्रारंभ हुआ? सन 1876 में प्रारंभ हुआ। किस विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में। जिनका सब्जेक्टिव टाइप आएगा वो भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जिनका आएगा वो भी ध्यान रखते हुए चलेंगे कि विश्वविद्यालय कभी कभी पूछ लेता है किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का पठन पाठन कार्य प्रारंभ हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लगा देंगे? येल विश्वविद्यालय में। और कहाँ पे? किस देश में? अमेरिका में। किस सन में? तो 1876 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक ही साथ में देखिए कितने क्वेश्चन कवर हो गए आपके, 1, 2 और येल विश्वविद्यालय 3। एक ही क्वेश्चन से 3 सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, जिस विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं और सब्जेक्टिव टाइप उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ठीक है, और जो भी कमेंट होगा जो नहीं समझ में आएगा एक बार ज़रूर से डाल दीजिएगा। और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को वीडियो या क्वेश्चन चाहिए होंगे एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द रिपब्लिक किसकी अमर कृति है। ठीक है, तो जो द रिपब्लिक है वो किसकी अमर कृति है, तो किसकी है वो?
प्लेटो की अमर कृति है। किसकी? प्लेटो की अमर कृति है द रिपब्लिक। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन क्या है। एथिक्स तथा पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ठीक है, एथिक्स तथा पॉलिटिक्स जो है वो किसकी रचना है? तो वो अरस्तु की रचना है, जिसमें अरस्तु ने मानव की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति को सर्वप्रथम स्पष्ट दोनों में स्वीकार किया है। ठीक है, एथिक्स और पॉलिटिक्स जो है किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है, जिसमें उन्होंने मानव की सामाजिक राजनीति प्रकृति को सर्वप्रथम स्पष्ट दोनों शब्दों में किया है। ठीक है, स्वीकार किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है? ठीक है, यानी समाजशास्त्र को जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है? तो वो दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा है। सामूहिक प्रतिनिधित्व से सामाजिक प्रतीक है जो समाज के अधिकतर लोगों के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो वो दुर्खिम ने कहा है, क्या कहा है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा है। ठीक है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो वो किसे जाता है? स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को विकसित करने का श्रेय जॉर्ज सिमेल तथा उनके अनुयायियों को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आदर्श प्रारूप का क्या तात्पर्य है? तो आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना। ठीक है, आदर्श प्रारूप का तात्पर्य क्या है? कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ आवश्यकताओं को का निर्माण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। पीटरिम सोरोकिन, इनके बारे में बताना है यहाँ पे। तो क्या है? आधुनिक समय के समाजशास्त्रियों में पीटरिम सोरोकिन का नाम उल्लेखनीय है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही चर्चे में है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, क्यों लिया जाता है इनका नाम? क्योंकि उनका आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय है, इसीलिए उनका नाम जो है उल्लेखनीय यानी लिया जाता है सुनहरे अक्षरों में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। प्रबोधन किसे कहते हैं अथवा प्रबोधन क्या है? ठीक है, प्रबोधन जो है किसे कहते हैं और वो क्या है, हमें बताना है। प्रबोधन जो है व्यवहारिक विज्ञानों के विकास का परिणाम है। ठीक है, क्या है? व्यवहारिक विज्ञान के विकास का परिणाम है। प्रबोधन का अर्थ दोनों के विचारों के सम्मान तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगम करने की पूर्ण स्वतंत्रता से लिया जाता है। प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक अथवा मूल्यांकन बहुत्ववाद भी है। ठीक है, समझते हैं अभी से। प्रबोधन जो है व्यवहारिक विज्ञान के विकास का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है? व्यवहारिक विज्ञान का परिणाम है। ठीक है, प्रबोधन का अर्थ दूसरों के विचारों के सामान्य तथा प्रत्येक को अपने विचारों के अनुगमन करने की पूर्ण स्वतंत्रता से लिया जाता है। ठीक है, अर्थात प्रबोधन जो है दूसरों के विचारों और सम्मान के प्रत्येक को अपने विचारों में अनुगमन करने की स्वतंत्रता से लिया जाता है। ठीक है, प्रबोधन का एक महत्वपूर्ण तत्व सांस्कृतिक तथा मूल्यांकन बहुत्ववाद भी है। ठीक है, प्रबोधन का जो है महत्वपूर्ण तत्व एक क्या है? संस्कृति अथवा मूल्यांकन बहुत्ववाद भी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 का है। प्रबोधन की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, हमें क्या बताना है? प्रबोधन की दो विशेषताएं बतानी है। पहला क्या है?
तर्क बुद्धि में अडिग विश्वास प्रबोधन की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रबोधन के अनुसार समाज का स्वाभाविक संगठन ही समाज का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रबोधन की दो प्रमुख उपलब्धियां बतानी है। पहला क्या है, प्रबुद्ध विचारों के प्रयास से धार्मिक अविश्वासों, कुरीतियों और रूढ़ियों की समाप्ति हुई और उदारवादी एवं मानवतावादी दर्शन और विचारों की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रबोधन से वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, यानी मार्ग दिखा। आगे देखते हैं क्या है, प्रबोधन का विचार तथा तर्क को कोई दो प्रभाव बताइए। ठीक है, उसका कोई दो क्या बताना है, प्रभाव बताना है। किसका, प्रबोधन का विचार तथा तर्क पर कोई दो प्रभाव बताने हैं भैया। पहला क्या है, मनुष्य अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर होने लगा है और ऐक्य की भावना अब केवल राष्ट्र तक सीमित न रहकर उससे आगे बढ़ने लगी है। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या है भैया, तो वो है प्रबोधन के कारण धर्म मनुष्यों में ऐक्य भावना को विकसित करने में बहुत सहायक रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, मनुष्य के विचार एवं तर्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों के नाम बताइए। ठीक है, यानी मनुष्य के जो है विचार और तर्क को जो प्रभावित करता है उस तथ्यों के नाम बताने हैं। तो वो क्या है, मनुष्य के विचार एवं तर्क को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भौगोलिक तथ्य, दूसरा है आर्थिक तत्व, तीसरा है संचार क्रांति, चौथा राष्ट्रीय भावना, पांचवा धर्म की भूमिका और छठवां क्या है, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 16वां क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के विकास को प्रबोधन की कोई दो भूमिका बताइए। ठीक है, विज्ञान के विकास में जो है प्रबोधन की दो भूमिका बतानी है, यानी विज्ञान किस प्रकार से प्रबोधन के वजह से आगे बढ़ रहा है या विकास हो रहा है, उसका हमको दो भूमिका बताना है भैया। तो पहला क्या है, प्रबोधन के अंतर्गत प्रतिपाद्य विकास के आधार विभिन्न विज्ञानों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे इसको, क्या है, प्रबोधन के अंतर्गत। ठीक है, प्रबोधन के अंतर्गत वजह से प्रतिपाद्य विषय के आधार विभिन्न विज्ञानों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी उसके वजह से जो है उस विषय के आधार पर विज्ञान के विषय का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है लोगों को। और दूसरा क्या है, मनुष्य को प्रतिपाद्य विषय बनाकर अनेक विज्ञानों का विकास हुआ है। ठीक है, यानी मनुष्य को जो है प्रतिपाद्य विषय बनाकर विज्ञान का विकास हुआ है। ठीक है, अब जैसे देख लो क्या है, जैसे मनोविज्ञान में मानव मन का, शरीर विज्ञान में मानव शरीर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे मनोविज्ञान में क्या होता है, मानव के मन का अध्ययन किया जाता है और शरीर विज्ञान में क्या होता है, मानव के शरीर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फ्रांस में सर्वप्रथम क्रांति कब हुई। तो फ्रांस में जो है सर्वप्रथम क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति के 4 राजनीतिक कारण बताइए। ठीक है, उस जो है फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके 4 मुख्य कारण बताना है। पहला क्या है, राजा की निरंकुशता। ठीक है, राजा जो है निरंकुश हो गया था एकदम, उसको चलाना ही नहीं आ रहा था राजपाट। ठीक है, दूसरा क्या है, राज दरबार का अव्यव्य, राज दरबार का भी कोई नियम कानून नहीं था, वो अपने में ही सब मस्त थे। ठीक है, तीसरा क्या है, करों का भार। ठीक है, लोगों पे जो था, जो वहाँ की प्रजा थी उनमें जो है करों का भार जो है बहुत ही ज़्यादा असीमित भार हो गया था। ठीक है, और राज्य पर भी असीमित भार हो चुका था कर्ज में। ठीक है, चौथा क्या है, अयोग्य राजा। ठीक है,
जाहिर सी बात है जब राजा देख रेख नहीं कर पा रहा है प्रजा का, राज्य का, तो वो क्या है, अयोग्य है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्या है। 1789 की फ्रांस की क्रांति के 4 सामाजिक कारण बताइए। ठीक है, अब क्या बताना है, उसके सामाजिक कारण भी बताना है जो क्रांति हुई थी कब, 1789 में। इसको इतने बार पढ़ लीजिए 1789 कि आपको याद हो जाए कि 1789 कोई भी बोलो तो सीधे आपका दिमाग कहाँ जाए, फ्रांस की क्रांति पर जाए। ठीक है, क्यों हुआ था भैया, सामाजिक कारण इसका बता देते हैं, हम लोग सब बता दिए हैं तो इसको भी बता देते हैं सामाजिक कारण क्या था। चलिए, पहला क्या है, स्वतंत्रताओं की न्यूनता। ठीक है, दूसरा क्या है, चर्च में असमानता एवं पक्षपात। चर्च में जो है क्या हो गया था, असमानता हो गई थी, यानी ऊंच नीच या कई तरह के लोगों के असमानता हो गई थी। उसके बाद पक्षपात भी हो रहा था, यानी दल प्रतिदल कई तरह के दल होते थे। ठीक है, पक्षपात होता था उन लोगों में, यानी आप प्रजा के हो तो इधर जाओ, मंत्री के घर से हो तो आप उस लाइन में जाओ, या आपको अलग व्यवस्थाएं दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, समस्त जनता का विभाजन। ठीक है, और जनता का जो क्या हो गया, विभाजन हो गया था, यानी कुछ जनता को अलग कर दिया गया, उनको अलग सुविधाएं दी जाती थी, कुछ को अलग कर दिया गया, उनको अलग सुविधाएं दी जाती थी। ठीक है, उनके में विभाजन कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 1789, फिर से याद कर लो भैया, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, के 4 कारण लिखिए। ठीक है, ये देखिए फिर से आ गया है कारण लिखने के लिए, हम लोग फिर से लिख देंगे भाई, फिर से बता देंगे। पहला क्या है, युद्धों पर अवयव। ठीक है, दूसरा क्या है, दूषित का व्यवस्था। तीसरा क्या है, राजदरबार पर अपव्यय। चौथा क्या है, फ्रांस पर भारी राष्ट्रीय ऋण। ठीक है, राष्ट्रीय ऋण भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद 21वां का है, मेरी एंतवायरनेत कौन थी। ठीक है, मेरी एंतवायरलेट कौन थी भैया बताइए। अब मेरी एंतवायरलेट जो थी फ्रांस के राजा लुई 16वें की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, कौन थी, पत्नी थी भैया, किसकी, लुई 16वें की पत्नी थी, जिनकी फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जाहिर सी बात है, राजा की पत्नी है तो उनकी फ्रांसीसी क्रांति में जो है भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी ही रहेगी। उनका राजशाही खर्च बहुत अधिक था। ठीक है, उनका राजशाही जो खर्च था वो बहुत ही ज़्यादा अधिक था। ठीक है, जिसके कारण जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, जिसके वजह से जो है जनता असंतुष्ट थी। जाहिर सी बात है, अब रानी हो या राजा हो, अब आप जनता के पैसे को इधर उधर करेंगी या उनको व्यवस्था ना दे के आप सारे व्यवस्था आप नहीं लेंगे तो समस्या तो होगा ही होगा। क्रांति तो होनी ही थी और हो गई। कब हो गई, 1789 में हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे जो भी आपको ना समझ आया हो या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर।